हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पाइलम पोरेप्टा के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। उस लेक्चर में हमने पाइलम पोरेप्टा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बॉडी एनाटमी के बारे में डिस्कशन की थी। आज पाइलम पोरेप्टा यानी स्पॉन्जिस की फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने लिखा है, इस लेक्चर में हम ये आर्टिकल्स का कवर करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और लास्ट में हम रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहले आते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन अगर हम पाइलम पोरेप्टा में देखें तो ये किस चीज़ पे फीड करती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये फीड करती है स्मॉल एनिमल्स पे। कौन कौन से स्मॉल एनिमल्स? वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, क्रस्टेशियंस, एंड स्मॉल प्लांट्स। सिंपली अगर मैं बता दूं तो ये पाइलम प्रोटोजोआ की जितनी भी स्पीशीज है यानी स्पॉन्जेस, ये फीड करते हैं ज़ूप्लांक्टन्स पे एंड फाइटोप्लांक्टन्स पे, जिसमें हमारे पास इसकी फीडिंग में हमारे पास आता है प्रोटोजोन्स, क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल प्लांट्स। अब ये इसने तो लेट प्रोटोजोन को इनगल्फ किया, इनटेक किया प्रोटोजोन को। अब ये इसकी डाइजेशन कैसे करेगा? अगर हम देखें तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने बात की थी कि ये सिर्फ एग्रीगेट ऑफ सेल्स है, इसमें कोई टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम नहीं बनते। तो इट मीन्स कि इसमें ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाता हूँ कि इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारे पास कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ऑल सिस्टम्स इसमें एब्सेंट है। लेकिन सिस्टम्स एब्सेंट का मतलब ये नहीं है कि इसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस नहीं होती। ये प्रोसेस तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, बहुत ही वाइटल प्रोसेस है ये। तो अब सिस्टम नहीं है तो ये डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन किस तरह करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, वन बाय वन उसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन डाइजेशन इसमें एग्जिस्ट करती है। डाइजेशन, दो तरह की डाइजेशन स्पॉन्जेस में पाई जाती है, एक है इंटरसेल्युलर डाइजेशन और दूसरा है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंटरसेल्युलर डाइजेशन वो है जो आउटसाइड द सेल होती है, वाइल इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो इनसाइड द सेल होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पॉन्ज है, ये देखें, ये है ऑस्टिया, वो स्मॉल ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर और फूड पार्टिकल्स एंटर होते हैं। ये स्पेस जो है ये है स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील है। ये ऊपर वाला जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं ओस्कुलम। ये आउटर लेयर है पिनेकोडर्म एंड दिस इनर लेयर इज कोएनोडर्म। डाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। लेट, ये हमारे पास फूड पार्टिकल्स है जो वाटर के साथ यहाँ पे इस ओपनिंग के थ्रू एंटर हुए, तो ये यहाँ पे इस स्पॉन्जोसील की तरफ आते हैं। इस स्पॉन्जोसील में इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन होती है, तो इस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। इंटरसेल्युलर डाइजेशन वो है जो आउटसाइड द सेल किसी कैविटी में अगर हो, उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। तो ये यहाँ पे ये फूड पार्टिकल जो है ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आती है। ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो है यहाँ पे ये कॉलर सेल्स है, ये कॉलर सेल्स इसे फिल्टर करते हैं, वाटर आउटसाइड द बॉडी थ्रू ऑस्कुलम जाता है और ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स यहाँ इस मेसेनकाइम लेयर्स या मीज़ोग्लिया की तरफ आता है और अमीबाइड सेल्स उसकी डाइजेशन करता है, उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है
और इसे पिनेकोसाइट्स और आज एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन मैकेनिज्म आर फाउंड इन पाइलम पोरेफ्रा। एक है इंटरसेल्युलर डाइजेशन जो आउटसाइड द सेल होती है, आउटसाइड द सेल कहाँ पे, स्पोंजोसील में। एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो इनसाइड द सेल which takes place inside the cell. Food particles along with water ओस्टिया के थ्रू एंटर होते हैं, आते हैं यहाँ पे स्पोंजोसील में। स्पोंजोसील में उसकी प्राइमरी डाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबाइड सेल्स जो है वो उसे इनगल्प करते हैं। पहले उसे कॉलर सेल्स फिल्टर करते हैं वाटर से, फिर अमीबाइड सेल्स को पास करते हैं, अमीबाइड सेल्स उससे न्यूट्रिशन लेती है, उसी इनसाइड द सेल उसकी डाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। रिस्पायरेशन की तरफ आते हैं। हमने पहले बात की कि रिस्पायरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है, लेकिन रिस्पायरेशन होता है कैसे, थ्रू डिफ्यूजन। रिस्पायरेटरी प्रोसेस जो है वो थ्रू डिफ्यूजन होता है। जैसे आपको पता है कि ये एनिमल्स है तो ऑक्सीजन सिंपली इसकी बॉडी से, इसकी बॉडी वॉल को क्रॉस करके इनसाइड डिफ्यूज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल आता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी थ्रू डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। ये एक्वेटिक एनिमल्स है तो इसमें मोस्टली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखें तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है और पार्टिकल्स जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो थ्रू डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह पास होते हैं, तो ये सिस्टम भी एब्सेंट है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट है, लेकिन इस मेसेंकाइम लेयर में यहाँ पे हमारे पास नर्व सेल्स मौजूद है, नर्व सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नर्व सेंसरी सेल्स है। ये सेल्स सेंस करते हैं कि इसके सराउंडिंग में फूड पार्टिकल्स है या नहीं है, उस फूड पार्टिकल्स को इनगल्प करने में हेल्प देते हैं, इसे इंफॉर्मेशन देती है। सिंपली अगर हम बात करें नर्व इंपल्स देते हैं। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट है, लेकिन इसमें स्केलेटल एलिमेंट्स मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इर्रेगुलर कुछ ऐसे होते हैं और मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये स्पिक्यूल्स स्ट्रेंथ देते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन है हमें सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, इसी तरह स्पॉन्जेस के बॉडी में स्पिक्यूल्स है जो इसे सपोर्ट देती है, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और ये स्पिक्यूल्स मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हमारे पास कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जिसमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम माइकोस्पोंजिडा की बात करें तो इसमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट है। माइकोस्पोंजिडा में हमारे पास कोई स्पिक्यूल्स नहीं है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म सिस्टम तो एब्सेंट है, लेकिन टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स आर फाउंड इन पाइलम पोरेफ्रा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें एक सिंगल स्पॉन्ज जो है नए स्पॉन्ज को पैदा करती है, उससे नया स्पॉन्ज, सिंगल स्पॉन्ज से नया स्पॉन्ज जन्म लेता है। कोई यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होती इस रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है थ्रू बडिंग। बडिंग अभी दो तरह की बडिंग्स स्पॉन्जेस में पाई जाती है, एक है इंटरनल बड फॉर्मेशन और दूसरा है एक्सटर्नल बड फॉर्मेशन। एक्सटर्नल बड फॉर्मेशन तो ये है कि यहाँ से सिंपली एक बड
एक आउट ग्रोथ निकल आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी होती है जिसे हम एक्सटर्नल बड कहते हैं। लेकिन इंटरनल बड यहाँ इनसाइड द बॉडी ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल्स एग्रीगेट होते हैं और एक कवरिंग इससे इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग आ जाती है। इंटरनल बडिंग जो है ये मोस्टली इन फेवरेबल कंडीशंस में होती है। जब कंडीशंस बहुत हार्श हो तो स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग होती है। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाए तो ये इंटरनल बड जो है ये स्पॉन्ज खास कंडीशन में ये स्पॉन्ज जो है ये मर जाता है, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो ये इंटरनल बड न्यू इंडिविजुअल को एराइज करता है। इस इंटरनल बड से नया इंडिविजुअल एराइज होता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, यूनियन ऑफ गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवा कंबाइन हो के जाइगोट बनाता है और उससे नया इंडिविजुअल बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने कल की क्लास में ये बात की थी कि इसमें स्पॉन्जेस में एग भी होता है और स्पर्म भी होता है, लेकिन कहाँ से वो आते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, ना टेस्टिस है ना ओवरीज है, तो फिर स्पर्म और एग कहाँ से आता है। तो हमने बात की थी कि इस मीज़ोग्लिया में या मेसेनकाइम लेयर में जो अमीबाइड सेल्स है वो अमीबाइड सेल्स उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जो या तो स्पर्म और या एग में डिवेलप होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। या तो वो स्पर्म में डिवेलप होते हैं या ओवम में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो है जो स्पर्म और एग इनसाइड द स्पॉन्ज बॉडी फर्टिलाइज हो जाए और एक नया इंडिविजुअल डिवेलप हो जाए उससे, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि मेसेनकाइम जो लेयर है या मीज़ोग्लिया जो लेयर है, इस लेयर से मेसोहाइल लेयर से स्पर्म और किसी दूसरे से या इसी से। एक बात ये याद रख ले कि स्पॉन्जेस हमारे पास इसमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो या तो सेम बॉडी से स्पर्म और ओवा आते हैं और वो इस लेयर में मीज़ोग्लिया के लेयर में यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो है जो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि स्पर्म एक स्पॉन्ज से स्पर्म रिलीज होता है, दूसरी से ओवा, और वो वाटर में फर्टिलाइज होके एक नया एम्ब्रियो डिवेलप करता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसमें लार्वल स्टेज आता है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है, उस किस्म की डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जब डेवलपमेंटल स्टेज में लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती तो उस किस्म की डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता बल्कि डेवलपमेंट सिर्फ इनडायरेक्ट होती है। फर्टिलाइजेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, development is only indirect। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो है जिसमें लार्वल स्टेज आता है, जिसमें लार्वा की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे हम पाइलम पोरेफ्रा की डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। पाइलम पोरेफ्रा में हमने पहले इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, फिर स्पीशीज इसमें क्या है, हैबिटाट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, बॉडी एनाटमी और उसकी जो फिजियोलॉजी है हमने उसके बारे में डिस्कशन की। और आज फर्दर हमने इसमें जितने भी नेसेसरी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रिशन की बात की, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, और लास्ट में हमने रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन की बात की। तो यहाँ पे इसका सारा डिस्कशन वाइंड अप होता है। ऑलमोस्ट हमने ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कवर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पाइलम की तरफ जाएंगे, वो है पाइलम सिलेंट्रेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।